साक्षी दिल्ली न्यूज। दोस्तों माहिम मस्जिद इलेक्शन, आपको बता दें कि अल्लाह के घर जो है उसमें एक इलेक्शन का ऑर्डर आया हुआ है और दोनों तबके सुन्नी और देवबंदी जो है उसमें डिवाइड हो चुके हैं। बहुत दिनों से आपने कैंपेन देखा होगा कि भाई आइए ये मस्जिद में वोट दीजिए सुन्नी लोग की तरफ से। ज़्यादातर मुझे अभी तक वहीं दिखा है कैंपेन जो हो रहा है कि इलेक्शन का कैंपेन, माहिम में आइए सुन्नी के मसलक की मस्जिद को जो है वोट डालिए। आज यहाँ पे फरीद भाई अमन कमेटी ने जो है एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अमीन सोलकर साहब और सारे लोग हैं, सारे तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, ओलमाए लोग आए हुए हैं, सारे मसलक के ओलमाए लोग आए हुए हैं। बात करते हैं अमीन भाई जी से, अमीन सोलकर साहब से, कुछ टेक्निकल पॉइंट पे बात करेंगे इनसे। अमीन भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारे कैमरे पे आए हुए हैं। जी अमीन भाई, क्या क्या एक्चुअल मसला है ये? देखो, ये जो ट्रस्ट फॉर्म हो गया था 1931 में फॉर्म हुआ था। अब ये ट्रस्ट फॉर्म होने के बाद उसकी जो ट्रस्ट डीड थी वो 1936 में हाई कोर्ट ने उस ट्रस्ट डीड को सैंक्शन किया। और उसके अंदर दो मुद्दे जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपने जो अभी सवाल पूछा तो उस ताल्लुक से दो मुद्दे इंपॉर्टेंट ये है कि वो ट्रस्ट डीड के अंदर जो स्कीम फ्रेम किया गया। और लेट्स स्टार्ट विद दिस, पब्लिक को समझने के लिए, क्योंकि हर तबके के लोग जिसको देखने वाले हैं। एक ऑर्डर आया कि इलेक्शन हो, ये ऑर्डर किसने निकाला? वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड ने। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, मैंने आपको कॉपी दिखाया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस मस्जिद में जो मैं उसी लाइन पे आ रहा था आपके। जरा मेरे ख्याल से सिस्टमेटिक अगर मैं आऊँ तो तारीख वाइज फिर वो आपके दर्शकों को हैव द हाई कोर्ट गिवन एन ऑर्डर फॉर एन इलेक्शन। 1 minute. I'll come to that. I'll come to that. Since you have read the question of election, so as far as this masjid is concerned, इस मस्जिद के लिए जो स्कीम फ्रेम किया था हाई कोर्ट ने 1936 में, उसके अंदर ये था कि उन्होंने एक ट्रस्टीज अपॉइंट किए थे और बोले थे कि ये ट्रस्टीज जो है सर्वाइविंग ट्रस्टीज जो रिटायरिंग ट्रस्टीज को अपॉइंट करेंगे, अगर वैकेंसी जो भी ट्रस्टीज को वो करेंगे। तो जब इस तरीके का स्कीम है तो वहाँ पे इलेक्शन का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। एक वन थिंग। सेकेंडली, उस स्कीम के अंदर क्लियर कर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये स्कीम फ्रेम होने के बाद और कोई भी स्कीम इसमें फ्रेम होने की ज़रूरत नहीं है। तो दो मुद्दे जो है आपके मेन 1936 में सेटल हो गया। अभी 1936 से वो कैरी फॉरवर्ड हो गया बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो 1952 में बनी थी। उस वक्त उन्होंने वही चीज़ फॉलो की है। वो फॉलो होने तक 1995 तक फॉलो हो गया, जब 1995 में वक्फ बोर्ड फॉर्म हो गया। अभी एक मैं आपको बता दूं कि 95 से पहले जितने भी ट्रस्टीज चेंज होते थे उसके चेंज रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर में फाइल होते थे और वो चैरिटी कमिश्नर उस चेंज रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता था और नए ट्रस्टीज को अपॉइंट करता था। जितने भी ये ट्रस्टीज आए हैं, यही ट्रस्टीज जो है अपने उस सोसाइटी का या तो अब सॉरी वो ट्रस्ट के जितने भी रिटर्न्स फाइल करने के थे वो फाइल करते थे, यानी तब तक कुछ भी नहीं था। अब एक मेरा सवाल यहाँ पे होता है, सिंस 1936 टू 1995 इसमें जो भी ट्रस्टीज चेंज हुए वो कौन से मसलक के थे? ये सब अभी आप पूछे इसलिए बताइए, ये सब देवबंदी मसलक के थे। और इसमें आपको और भी बता दो, अभी आपने सवाल पूछा इसलिए कि जब वो इमाम साहब का जब इंतकाल हो गया आफ्टर 40 ईयर्स, तो उस वक्त ये इशू खड़ा हो गया था वहाँ पे माहिम में कि ये फलाने को तुम इमाम बना दो। तो उस वक्त के जो ट्रस्टीज थे और वो ट्रस्टीज जो थे, वो जो ट्रस्ट जिसका फॉर्म किया हुआ था ना, वो उसी के रिश्तेदार थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिनका इंटेंशन ट्रस्ट बनाने का जिनका इंटेंशन ये था, तो हम इन्हीं को इमाम बनाएंगे, देवबंदी को बनाएंगे, दूसरे इमाम को नहीं बनाएंगे। उन्होंने उस ताल्लुक से पुलिस में जाके कंप्लेंट भी की थी कि ये लोग हमको आकर के तकलीफ दे रहे। तो बहरहाल उसके बाद में दूसरे ये तकलीफ अभी आपने 95 तक पूरा क्लियर किया। तकलीफ ये 95 के दौरान की, मैं 95 से कौन लोग थे जो ये आए और दावा करने लगे? वो लोकल जो थे, लोकल बाकी दूसरे जो लोकल थे उनका ये कहना था कि ये इमाम नहीं चाहिए, हमको ये इमाम चाहिए। अच्छा, दूसरे मसलक के इमाम चाहिए। तो उस वक्त वो रखा नहीं गया, यानी कंटिन्यूसली। अभी आपने सवाल पूछा इसलिए देवबंदी इमाम कंटिन्यू रहे, आज तक रहे, यानी देवबंदी इमाम रहे। सुन्नियों लोग ने आके कहा कि हमको ये इमाम साहब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अभी 95 के अंदर जब वक्फ बोर्ड बना
तो जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज थे, जितने भी वक्फ ट्रस्ट थे, वो सब यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। अब यो कुछ कुछ कानून के तहत ऐसा था कि जिस पे कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे अगर कोई ट्रस्ट नहीं है तो एक सेक्शन है जिसके तहत कोई भी मुसल्ली या कोई मुसलमान जो है ना, वो आकर के बोल सकता है कि यहाँ पे तुम एक स्कीम फ्रेम करो। तो उसी तरीके से 2008 में वहाँ पे जो माहिम के रहने वाले जो थे, उन्होंने वहाँ पे एक स्कीम पेश कर दिया क्या कि ये स्कीम है और ये हमारे 10 ट्रस्टीज है, हमको ये ट्रस्ट का तुम ये करा के दे दो। किधर पेश किया? वक्फ बोर्ड के सामने। ठीक है, शायद उनको ये नहीं मालूम होगा कि 1936 के अंदर ऑलरेडी स्कीम चल रहा है, ठीक है। और अगर मालूम भी होगा तो ये जानबूझ करके एक फितना खड़ा करने के लिए 2008 में ये स्कीम नया डाल दी है। क्या स्कीम में क्या है? स्कीम में ये है कि ये जो है बरेलवी के मसलक के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे इमाम ये होगा, इमाम होगा, और ये फलानी ये 10 आदमी जो माहिम में रहते हैं ये ट्रस्टी बनेंगे। जी, जिसका सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। नहीं नहीं, ये तो अभी चल रहा है। अच्छा, ठीक है। नहीं, तो 2008, 2010, 2012 इस दौरान तकरीबन 5 या 6 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने जो है स्कीम्स पेश किए और ट्रस्टियों के नाम भी पेश किए। ठीक है, कि ये लोग जो ट्रस्टी हो गए। अभी जब इतने साल जब कुछ नहीं होगा तो वो लोग गए हाई कोर्ट में, औरंगाबाद बेंच में। कौन किया ये जिन्होंने स्कीम फाइल किए थे ना, बरेलवी सर की तरफ। जी जी, और उन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट में ये पेशकश कर दिए कि देखो हमने 2008 से हमने ये स्कीम दी है, 2009 में हमने ये दिए, 2010 में ये दिए, अभी तक वक्फ बोर्ड इस पे फैसला नहीं कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने हाई कोर्ट को ये नहीं बताया कि ऑलरेडी 1936 हाई कोर्ट ने स्कीम फ्रेम किया, ये बताया नहीं। तो ये चीज़ उन्होंने फ्रॉड प्ले किया और ये चीज़ छुपा के रखा। तो हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, डायरेक्शन दिया वक्फ बोर्ड को, भाई इनकी जो स्कीम्स है इसको तुम डिसाइड क्यों नहीं करते हो। तो इसलिए जो 6 महीने में या टाइम पीरियड दिया कि ये टाइम पीरियड तुम इसको डिस्पोज ऑफ करो। अब 2014 के बाद में जब ये सब चलते आया तो अभी उन्होंने 1 साल पहले उन्होंने एक कमिटी फॉर्म की। उस कमिटी के अंदर 4 लोगों को नेम किया, क्योंकि उनका एक प्रपोजल एक ये था कि एक मॉडल स्कीम बनाया जाए इस मस्जिद के लिए। अभी देखो, कानून ये कहता है कि जब ऑलरेडी एक स्कीम है, चल रही है, उस स्कीम के मैनेजमेंट के खिलाफ बिल्कुल कहाँ पर भी कोई कंप्लेंट नहीं है, यानी सही तरीके से चल रही है, तो नए मॉडल स्कीम की तो सब गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। और ये स्कीम जो चल रही है 1936 से चल रही है, एडमिटेड पोजीशन है। अब इन्होंने मॉडल स्कीम के लिए 4 लोगों को तय किया है। उसके अंदर डॉक्टर लांबे, उसके अंदर खालिद कुरैशी, उसके अंदर तुम्हारे एडवोकेट अहमद पठान, और चौथे जो सीईओ थे। ये कमेटी की ये हो गई, फॉर्म किया गया, उनको बोला हो गया ठीक है तुम जो मॉडल स्कीम बोल रहे हो, ठीक है हमारे वक्फ बोर्ड के सामने मॉडल स्कीम लेकर आओ, हम फिर बाद में कंसिडर करते हैं 10 दिन में। अभी हुआ क्या था, इसमें से जो सीईओ थे अनीस शेख, उन्होंने रिजाइन कर दिए। फिर एडवोकेट अहमद पठान साहब जो थे, उनका टर्म पूरा हो गया, और उसमें खालिद कुरैशी का भी टर्म पूरा हो गया। बचे कौन, एक डॉक्टर मुदस्सिर लांबे। अब ये एक शख्स ने या दूसरे मिल करके, बहरहाल इन्होंने एक स्कीम पेश किया। अब उस स्कीम के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि वक्फ प्रॉपर्टीज एंड ट्रस्ट डीड। तो जब ट्रस्ट डीड है तुम्हारी स्कीम के अंदर मेंशन है, फिर नया स्कीम का कहां से पैदा होता है? वही ट्रस्ट डीड देखो ना आप। ये जो आप स्कीम्स की बात कर रहे हो, ये कभी की बात है? ये 2008 से स्कीम्स एक लोगों ने डालना शुरू कर दिया। यहाँ तो बात हो रही है जो नवंबर 22 में। आने दो ना, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ आएंगे। आ रहा हूँ मैं अभी। नहीं, मेरे सवाल बहुत नहीं, मैं आ रहा हूँ। सिस्टमेटिक बताऊंगा तो आपके सवाल वही बोले खड़े भी नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने वो जो मॉडल स्कीम जो था वो उन्होंने तकरीबन 15-20 रोज पहले उसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिए। अब अप्रूव कर दिए, वो स्कीम में क्या लिखा हुआ है, वो स्कीम में ट्रस्ट डीड के बारे में जिक्र है, यानी ट्रस्ट डीड है एक। दूसरा, उस स्कीम के अंदर ये दिया जा रहा है कि ये स्कीम जो है
जब से ये स्कीम अप्रूव हो गया है तो इससे पहले जितने भी ट्रस्टीज थे वो सब खत्म हो जाते हैं और ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड ले लेती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें इलेक्शन 3 महीने में कर लिया जाए। अभी आप सोचने की बात यह है, ट्रस्ट डीड है तो नया स्कीम डालने की जरूरत नहीं है। और नया स्कीम जब स्कीम डाल करके अप्रूव करते हो तो उसमें ये लिखते हो आइटम नंबर 9 में कि इससे पहले जितने भी ट्रस्टी है वो खत्म हो जाते हैं और अभी हम लोगों ने ले लिए। और कोई भी चीज एक्वायर करने के लिए क्या उनके हाथ में पावर है? पावर है एक्वायर करने के लिए नहीं। अगर इफ देयर इज अ मिसमैनेजमेंट, अगर कोई ट्रस्ट, कौन डिसाइड करेगा? भले वो क्यों ना हो, किसने कंप्लेंट किया, अब किसने कंप्लेंट, इंक्वायरी होती है। अमीन भाई, ये मैटर 1 महीने का नहीं है, ये मैटर 2000। मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक चीज है, अपने देश में अंधा कानून तो नहीं चल रहा है, शायद ये आप जानते हैं। there is something which is known as principle of natural justice। लॉ में ये भी है, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले दोनों साइड को सुनो, फिर उसके ऊपर गौर करो और फिर फैसला करो। सही बात। हाँ, अभी यहाँ पे जब तुम कमेटी फॉर्म की है और कमेटी को 4 लोगों को तुमने दिए कि जाओ वहाँ पे तहकीकात करो, वहाँ पे वो ट्रस्टियों से मिलो, इससे मिलो, उससे मिलो और एक रिपोर्ट सादर करने के लिए बात की हुई। तो 3 तो है ही नहीं, तो एक डॉक्टर लामे ने रिपोर्ट सादर कर दिया। हाँ, उसके बाद में चलो एक वक्फ बोर्ड के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है ना, चलो तुमने ये तो स्कीम दे दी है, चलो लेट्स, वो जो इससे पहले जितने भी वो ये है क्या उसको बोलते हैं स्कीम्स डाले हुए हैं या उनके ट्रस्टी, चलो उनको बुला करके पूछते हैं कि देखो ये मॉडल स्कीम है, आपको सही लग रहा है? अगर नहीं तो आपकी क्या राय है? पूछना तो चाहिए। और हमने इससे पहले ऑलरेडी उनको नोटिस दिए कि आप जो भी फैसला करोगे उससे पहले हमको सुनो, हमको सुनने के बाद फिर आपको जो फैसला करने कर लो। तो हमको ना बगैर सुने, ना तो वहां पे कोई आया, ना हम लोग ट्रस्टियों से मुलाकात की, ना वहां पे नमाजियों से पूछे, मुसलिम से पूछे, किसी से कुछ पूछे ने, और ऑल ऑफ अ सडन 25 नवंबर को एक ऑर्डर पास किया जाता है। क्या 21 अक्टूबर को, नवंबर को ऑर्डर पास ये होती है कि ट्रस्ट खत्म हो गया, ये ट्रस्टी स्कीम हम लोग ने पास कर दी है, अब ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई वक्फ बोर्ड की। और 22 तारीख को ऑर्डर इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट 22 तारीख को ऑर्डर पास होती है कि यहाँ पे 3 महीने के अंदर इलेक्शन किया जाएगा। और वो इलेक्शन करने के लिए देखो, एक सोचने की बात, आपने बहुत सोच की बात इससे पहले की थी। इलेक्शन कौन करेगा? जाहिर सी बात है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज अगर होगा तो तुम इलेक्शन की बात करोगे। हाँ, अभी 3 महीने में इलेक्शन करने के लिए बात किया, तो इन्होंने अभी इलेक्टोरल कॉलेज स्टार्ट कर दिया। अभी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे दिए कि सब जितने भी मुसल्ली आ जाओ और आकर के अपने आप को एनरोल करा दो। अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि उस मुहिम में बॉम्बे नंबर 16 में वहाँ पे तकरीबन 11 मस्जिद है, 6 लीगली है, 6 है रजिस्टर्ड है और बाकी दूसरे रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो 11 मस्जिदें हैं। तो एक मस्जिद के इलेक्शन के लिए पूरे 11 मस्जिद के नमाजी आकर के इलेक्शन लड़ाई अपना इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर की बात नहीं हो रही यहाँ बॉम्बे, कोलाबा, इधर सब जगह से बात हो रही है सर, सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है। तो फिर वही समझ में नहीं आता। ये पहली बात तो ये इलेक्शन कौन करेगा। अभी हम आपको इंटरप्रेट करते हैं, इसमें 2-3 चीज़ बातें आपने कही। आपने कही दोनों पार्टी को सुना जाता है, मगर क्या जो थर्ड पार्टी है वो ये सब बैठ के चुपचाप देखती रही कि ये क्या ऑर्डर निकालेंगे, बाद में हम रिएक्शन करेंगे कि दे हैव प्रेजेंटेड समथिंग टू देयर्स? अगर वो चुपचाप बैठी थी तो क्यों बैठी थी? एक मिनट, आपको मैं और एक बात बता दूं। 6 लोगों ने स्कीम्स डाले थे, 6 के 6 स्कीम्स इन्होंने रिजेक्ट किए और अपना खुद का स्कीम डाले। हाँ, यहाँ तो खुद में तो वक्फ बोर्ड आ रहा है ना मीन भाई। हाँ, तो वक्फ बोर्ड ने डाली स्कीम ये। हाँ। और जिन्होंने पहले स्कीम डाली, वक्फ बोर्ड ने स्कीम डाली है। अभी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपका कहना, आप यू आर ब्लेमिंग वक्फ बोर्ड, यू आर ब्लेमिंग हाई कोर्ट। आई एम नॉट ब्लेमिंग हाई कोर्ट। आपने कहा कि हाई कोर्ट को मिस इंटरप्रेट किया, मिस गाइड किया है। किसने? मैंने किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया ना सर। ऑर्डर आया, तुम अगर मिसलीड अगर किसी हाई कोर्ट को करोगे तो जाहिर सी बात है कि when the matter उसमें वर्ड क्या यूज किया, यू हैव स्नैच्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट बाय मिसलीडिंग, प्लेइंग फ्रॉड ऑन द हाई कोर्ट। कौन बोला ये? मैं बोल रहा हूँ।
ये आप बोल रहे हो ना, ये मैं बोल रहा हूँ। ये आप बोल रहे हो हाँ। ना? तो जब इतने साल हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाँ। तो जो आपके क्लाइंट है या आपके नहीं तो उस वक्त वो लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंट करे? उन्होंने क्यों अरे क्यों वो उनको एक हाई- दिन ऐसा तो नहीं हुआ अमीन भाई कि सुबह में चालू हुआ शाम को मैटर खत्म हो गया? ठीक है। इट्स बीन इयर्स गोइंग ऑन। ठीक है। तो आपका नुमाइंदा या आपका क्लाइंट वहां जाके क्यों नहीं खड़े हुआ? वहां पर कोर्ट को क्यों नहीं सही राह दिखाई? बराबर से। तो अगर नहीं बताया जाता है तो हमको क्या सपना गिरेगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स लेने वाले? सर इतना बड़ा लफड़ा 1936 से चल रहा है। तुम हाई कोर्ट की बात कर रहे हो? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाइब्रिड में वो तो लड़ रहे हैं हम लोग, आखिर तक लड़ रहे हैं ना। हम आखिर तक लड़े और लड़ेंगे आखिर तक। जी जी ये तो आज की मीटिंग का मुद्दा। कहना है अमीन भाई कि जो हाईकोर्ट में वो लोग वो कर रहे नहीं तो हमको नोटिस देनी चाहिए ना। हाँ, उनको नोटिस एक्स पार्टी बना के काम किया गया है। एक्स पार्टी काम हो गया है, हमको नोटिस देनी चाहिए थी। यानी इतनी देर तक कुछ पता नहीं, खाली नोटिस नहीं, ये आने के बाद। तो हाईकोर्ट देखो, एक चीज है, या तो तुम सब चीज का एक साथ में पूछो या तो हाईकोर्ट के बारे में पूछो। नहीं, मैं दोनों चीज आपने कहा मुझे नहीं, स्टार्ट आपने हाईकोर्ट की बात की है तो मैं बताता हूँ कि अमीन भाई, हाईकोर्ट में अमीन जब भाई, ऑर्डर अमीन लिए भाई, थे, अमीन भाई। हाईकोर्ट में जब ऑर्डर लिए थे तो हमको नोटिस देना जरूरी था। आपको पता था कि मैटर चालू मगर नोटिस नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे? नहीं हमको क्या मालूम। उनको पता था अरे आपके client तुम को। इतने सालों से बाइट्स लेते हो, जबरदस्ती कैसे जाएगा जब तक तुम इंटरवेंशन एप्लीकेशन नहीं करोगे? तो क्यों नहीं किया आपकी पार्टी ने इंटरवेंशन? पता चलना चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए कि इन्होंने इस तरीके से कि बिहाइंड द बैक हो रहा है ये। यानी वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आर यू नॉट अवेयर? काम है। अच्छा यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा एक मिनट में, अच्छा ऑर्डर से पहले पहले हमने तुमको इतना बड़ा मेमोरेंडम दिए थे ना कि तुमको जो भी पास करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटिंग इन द हाई कोर्ट। आई एम टेलिंग यू द लेटेस्ट पोजीशन, फॉरगेट अबाउट अर्लियर। चलो ठीक है, हम लोग ने जो कुछ भी करने का पिछला छोड़ो, हमने ये ऑर्डर, अभी तुम ऑर्डर की बात करो, ये क्या बना था आज, उस पे पूछ रहे हो ना? जी नहीं, मैं नहीं अभी या तो आप इधर आ जाओ या मुझे पीछे लेकर जाओ। नहीं अमीन भाई, आपने मैं क्या पीछे जाता हूँ तो आप मुझे यहाँ पे लेकर आते हो। क्लियर कर दिया मैंने, अपने को धोखे में रखा कि एक्स पार्टी बना हाँ, के वही काम मैं कर दिया। नहीं, वो तो मैंने बोल दिया। हाँ, वही clear करना है। नहीं वो तो बोल दिया ना मैंने आपको। तो अभी वापस से आप इसी बात पे आ गए कि आज के मीटिंग के बारे में बात कर रहे हो ना। मैं अपनी मीटिंग पे आ रहा जी, हूँ, आप मीटिंग का बोलिए। मीटिंग पे आ रहा हूँ। तो ये ऑर्डर पास करने से पहले हम लोग ने एडवोकेट के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू, और जो माने हुए इसी के एडवोकेट जो थे जिनका नाम सगीर है, एडवोकेट सगीर, उनका हम लोगों ने नोटिस दिए। किसको दिए? वक्फ बोर्ड को, कि भाई ये इतना जो भी चल रहा है इस पे तुम्हारा जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे उससे पहले पहले हमको सुने। ठीक है। नहीं सुने, कर दिया ऑर्डर पास। और आपको मैं बता दूं, क्या वो नहीं जानते थे कि 1936 में स्कीम बना है? लिखा हुआ है उनके इसमें सेटिंग में काम हो गया। कि 1936 के Allegation क्या है? हम लोग उसके बाद में जब मेमोरेंडम लेकर के गए, हमने बताया कि देखो 36 का ये है, तो बोले वो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग ने 36 के जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्यों हम लोग सेट असाइड किया। बोले किधर लिखा? एंड विदाउट गिविंग एनी रीजंस ऑर्डर पास कर दिए। जी हाँ ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ। अभी ये बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? और ये जो चल रहा है कि इलेक्शन होना है, कहाँ के लोगों के, व्हाट आर द रूल्स फॉर द इलेक्शन? ऐसा कुछ सेटअप है? इलेक्शंस नहीं होना है, नहीं होना है। ओरिजिनल स्कीम में लिखा हुआ है। कैसे इलेक्शंस हो सकते हैं? अभी तुम्हारा ये ऑर्डर क्या है सर? ये ऑर्डर क्या है? कौन सा ये ऑर्डर? ये देखिए, रीजनल वर्क बोर्ड ऑफिस, ये सर्कुलेट 23 नवंबर का ऑर्डर है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना मैं इसमें आपको। क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है ना? हाँ, क्या? इसमें क्या लिखा हुआ है? मराठी तो इलेक्शंस का ना? हाँ हाँ। इलेक्शंस कैसे होगा जब वो मेन वक्फ डीड के ऊपर इलेक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं है। अमीन भाई फिर तो ये तो फिर अगर इलेक्शन हो गया और ये मस्जिद जो है का ऑर्डर इन्होंने पास कर दिया, फिर आप बोलेंगे हमको नोटिस नहीं दिया। मतलब बात वो नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि इलेक्शन का ऑर्डर आ गया आपको, आप बोलेंगे हमको पार्टी का ऑर्डर आ गया, सब कुछ आ गया, आज बैठे आप मेरी बाइट ले रहे हो, तो मैं क्यों आपको बोलूंगा कि आपको ये भी नहीं मालूम फिर था? आप बोलेंगे हमने तो बाइट दिया, वहाँ पे नहीं आया। क्यों बाइट दिया हूं मैंने आपको? Representing against this in the court? Are you challenging one this? thing, whether I'm going to challenge this or not, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो मैं नहीं जानता, उनको पूछो जिन्होंने डिक्लेयर किया है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेरा हाँ, हमारा पार्टिसिपेट की बात करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस। राइट, तो यानी कोई भी नुमाइंदा खड़ा नहीं होएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, हाउ कैन वी गो अगेंस्ट आवर ओन ट्रस्ट डीड? हमारी जो ट्रस्ट डीड के बेसिस पे हम जो बने हैं ट्रस्टी, हम उसी के खिलाफ काम करेंगे। फिर वो तो फिर वापस एक्स पार्टी हो जाएगा, वो जो कुछ भी हो देखा जाएगा, अनइलेक्टेड विन बन जाएगा। देखा जाएगा। ये तो अरे strategy को समझ में अंधा नहीं कानून नहीं है यहाँ पे। वी आर स्टिल इन द कोर्ट, वी आर फॉलोइंग द प्रोसीजर्स।
देखते हैं। आपको पता अभी है, उसमें देखो एक चीज अमीन भाई, हाँ। अगर ऐसा सिट एंड वॉच करेंगे तो जो आज आई एम नॉट सिटिंग, वी आर नॉट सिटिंग एंड नहीं, वॉचिंग। ये 2008 से हम लोग लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मीटिंग जो फरीद भाई आ गया लेकिन हम लोग की स्ट्रैटेजी, भाई, ये नहीं meeting- स्ट्रैटेजी मैं नहीं खोलूंगा। जी आप मत खोलिए, मैं फरीद भाई से बात करता हूँ। फरीद भाई, आपका मकसद क्या था इस मीटिंग को बुलाने? भाई कुछ लोग परेशान थे माहिम के, मेरे पास लास्ट हफ्ते में आए थे, 8-10 दिन पहले। तो मुझको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने सब इंक्वायरी किया, फिर वक्फ बोर्ड में भी इंक्वायरी किया। तो उनमें भी वक्फ बोर्ड में भी आपस में बहुत नहीं सब मुत्तफिक नहीं थे, ना इत्तफाकी आपस में थी। मुसलमान में ऐसे ही होता हाँ, है, हमने मुत्तफिक नहीं रहता। बोले मुझको पता ही नहीं, मैंने साइन कर दिया, धोखे से साइन हो गया, इससे हो गया वैसा हो गया। ये जो हुआ ऑर्डर ना, कौन बोला ऐसा धोखे से साइन हो गया? वक्त के मैंने ट्रस्ट जो सिटिंग मेंबर से उनसे बात हाँ, किया, ठीक उनसे। तो उन्होंने कहा मुझे मेरी साइन भी धोखे से हो गई, उन्होंने कहा मेरी साइन वैसे होगी। और कुछ दो बड़े मेंबर ने साइन भी नहीं की उसमें। उसमें जैसे फौजिया खान साहिबा है अपनी, और हमारे इम्तियाज जलील साहब है, इन्होंने साइन भी नहीं किया। बाकी जिन्होंने किया बोले अलग अलग डेट में, बोले धोखे से हमको पता नहीं, कुछ पेपर आते थे। लेकिन इस महीने का ऐसा ऐसा हो गया भाई, 100 साल बड़ी मस्जिद है, उसका आपने ऐसा कर दिया। नहीं तो अभी हो गया, अभी कब क्या मतलब अभी आप लोग वो लोग आए थे, मेरे 5 या 4 तारीख को आए थे, और 6 तारीख को वक्फ बोर्ड वाले आके वहाँ पे पोजीशन देने आने थे। इस मीटिंग का मकसद आपने किस बता रहा हूँ ना आपको मैं, वो पोजीशन लेने आ रहे। 6 दिसंबर था, सेंसिटिव डे था अपना, बाबरी मस्जिद का दिन था। उस दिन अम्बेडकर की जयंती भी थी, और उस दिन ये लोग जाके वहाँ ताबा लेने आ रहे थे। तो मुझको पता, मुझको गलत लगा है। कौन लेने जा रहा था? वक्फ बोर्ड का जो उन लोग ने फोन किया, हम चार्ज देने आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं ना, उनका जो उन्होंने एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाया, वो चार्ज फोन करके बोला मैं आप मुझको चार्ज दीजिए, और 6 तारीख को चार्ज देने आ रहा हूँ। तो ये लोग घबर के मेरे पास आए थे। फिर मैंने बात किया, फिर मैंने चेयरमैन से बात किया, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। आपने कहा ना, मतलब आप रुक जाइए, ये गलत तरीके से हो रहा है, नहीं आप फिर करें, फिर हम चार्ज देने नहीं लेंगे। उन्होंने भी जो चार्ज देना, मैंने उसको फ़ोन किया, हम उसको बॉस का फ़ोन आ गया हमारे, उनका तो ये मामला हमने रुका दिया। उसके बाद भी फिर हमने वहाँ पे भी कई मेंबर्स ने हमारे उनको फ़ोन किया, लेकिन अभी इनके हाथ से तीर छूट चुका है। वक्फ बोर्ड ने काम कर दिया गलत, लोग समझे कि मामला बवाल हो गया है। तो कई इसमें हमारे कुछ एमएलएस को मैंने फ़ोन उसमें इन्वॉल्व किया, मुस्लिम एमएलए, उन्होंने फ़ोन ऑन करके ये मामला रुका है। हमने इसमें भी एक ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल में जाके हाई कोर्ट में भी 2 जगह में कभी लोग मेरे ख्याल से क्योंकि लीगल के दुनिया को हेल्प करने वाले आदमी हैं, ये बीमार थे उस दिन। हमने कहा कि आप गाइडलाइन दीजिए, और आप ये गलत होने दे, जो भी सामने से भी जो लोग इलेक्शन चाह रहे हैं ना, हम उनको भी अपील करेंगे। आप लोग हमारे भाई हो यार, अब एक 28-30 साल हो गया, एक खून खराब, इससे पहले खून खराब हुआ है मुझे कब्जा करने में। बहुत मुश्किल से हमने सबको जोड़ दिया, शिया सुन्नी बड़े देवन की। अब जो अपनी चीज़ जो मस्जिद में जिसका काम हो रहा है, वहाँ वो अपना वहाँ काम करे, जो अपनी नमाज़ पढ़ रहा है वहाँ जो जिसका इमाम वो अपना नमाज़ पढ़ा है। ये नया फितना फिर कहाँ से क्रिएट हो गया, ये सोच के हमको घबराहट हो गई भाई। तो फिर मैंने कहा कि आप हमारे से उलमा ने कहा कि भाई अपने फरीद भाई कम से कम फ़ौरन मैंने भी कोई प्रेस में आने नहीं दिया, हमने तो तैयारी करवाई, तैयारी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जा रहे लीगल में आ रहे। अभी आपने मैं भी मिसगाइड हो गया था ऑर्डर देख के ना, वो लेने इनको धोखे में देके ऑर्डर लिया गया है। उनका कहना कि हमको एक्सपार्टी बना के वहाँ पे इनको पता ही नहीं, इनको कोई नोटिस भी नहीं है, और सामने से लोग तुमने सेट करके वहाँ से हाई कोर्ट में ऑर्डर ले लिया औरंगाबाद से, ये मसला हुआ है। तो अभी कुछ ना कोई हमको हक पर तो मानना पड़ेगा ना। आज की हालत क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? और तो पहले हम ये दिखाया कि भाई इसमें सब एक है, कोई अलग है, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई सुन्नी नहीं, सब बराबर है, और सबकी मस्जिद भरा के अल्लाह का घर, मस्जिद अल्लाह का घर है। उसमें इस तरह का हम लोगों को समझाते हैं। आज गैर मुस्लिम भाई हमारी जो हिस्ट्री चल रही थी, जब बाबरी मस्जिद के बाद में वो लोग अलग अलग तरीके से जो अभी नई मस्जिदों पर दावत ठोकने आ रहे हैं, तो उसी तरह का हाल हो गया ना भाई। तो उनमें और आप लोग क्या फ़र्क रहेगा? उस मस्जिद का हल नहीं हो रहा है ना आपकी मीटिंग से। आप तो बता रहे हो कौमी एकता, बता नहीं, हमारे लोगों को बताइए। अभी आप मिसगाइड, मेरे ख्याल पूरे 4-5-6 बड़ी प्रेस को लोगों ने मिसगाइड किया है, इसी तरह का लेटर दे के पुलिस को भी आज मिसगाइड किया था हमारे। तो उनको पता नहीं है। अभी हम लोग बैठे हैं और अपनी जान माल लगाने वाले लोग हैं यार, कौम को लोगों को हम गैरों को जोड़ने, हमारी कौम का मसला है, तो हम इसमें आगे नहीं बढ़े, कौन बढ़ेगा? तो अभी आप अमीन भाई से कहा कि कम से कम चीज़ अपने प्रेस में आनी चाहिए। तो थोड़ा हम लोग यार लोगों को अवेयरनेस के लिए, उन लोग ने कैसा वहाँ पर कैनवसिंग चल रही है, जैसे कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन चल रहा है। मैं गवाह हूँ कि कैंपेन चल रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये मसलक के लोगों को वोट दिया जाए। आप देखिए बड़ी बड़ी दुकान में लोगों ने बड़ी दुकान खरीद ली है, और ये फोटो लगाया है, इस तरह से फोटो लगा वोटिंग के लिए। और तुम लोगों ना क्या बोल रहे हैं, आधार कार्ड जमा कीजिए, आप वोटर बनिए, मैं वोटर देने आ रहा हूँ। ये इस तरह एक भी नहीं, इस तरह 3-4 लोगों ने सब अलग अलग वहाँ दुकानें बनाई है। तो ये समझ में नहीं, एक मुसलमानों को क्या हो गया भाई? हमारी कौम तो सर मिलकर लोगों को गाइडलाइन के लिए, तुम आपस में इंतजार, एक अच्छी चीज़ हो गई, उसको वापस से क्रिएट करके पैदा करो यार। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो। ये इसके तुम्हारा कोई मसला मुफाद हमको समझ रहे हैं क्या? हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते। तो आपने जो है इन लोग हैं जो अपोजिट लोग हैं, जो ये सब चल रहा है, उन लोग को इस मीटिंग में बुलाने की कोशिश की थी आपने?
नहीं, उनका भी मसला था ही नहीं ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें अपने पता ही नहीं कौन 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 है। तो अभी एक दो जन थे, उनको पता चला होगा तो उनको सारे कहना चाहिए। अमन के हमारी एक कमेटी भी सबके लिए बनी है भाई, इसमें तमाम मसलम के उलमा कराम में तमाम मज़हब से टॉप की एनजीओ संप्रदाय जुड़ती है। अभी उनसे भी अप्रोच करूंगा, उनमें भी मेरे कौन है पता मुझे, उसमें भी मैं 11 आदम देखो, उसमें मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के एक दो वहीं के एक दो जिम्मेदार को मैं जानता हूँ जो बड़े हैं, मेरे दोस्त भी है, मैं उनसे बात करूंगा। वो बड़े बड़े ट्रस्ट में भी है। अल्लाह कुछ काम ले समझता हूँ भाई। अभी अभी हमको सबको मरना है यार, कल जाके कब्र में क्या जवाब दोगे अल्लाह को आप लोग? जी हजरत से बात करते हैं। आप एक्स वक्फ बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। जैसे अमीन भाई ने अभी बताया कि वक्फ बोर्ड के बारे में एक तरह से इल्ज़ाम ही हो गया, वो एक नोटिस इशू नहीं करना, सुनना नहीं, क्या कहना है आपका? देखिए, वक्फ बोर्ड की वर्किंग जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है। मैं खुद भी उसका एक शिकार हूँ। ज़ैनबिया का मैं ट्रस्टी हूँ और मैं बोर्ड मेंबर था। मुझे पता ही नहीं कि कब उसको चैरिटी कमिश्नर से निकाल के वक्फ बोर्ड में डाल के, और सर्टिफिकेट भी उसका इशू हो गया। समझे आप? सवाल ये है कि जब 6 ट्रस्टीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे, तो बग़ैर उन ट्रस्टीज़ या मुतवल्लीज़ को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बग़ैर उनसे बात किए हुए, बग़ैर उनको नोटिस सर्व किए हुए, वक्फ बोर्ड को कोई हक नहीं होता है कि वो इस तरह से किसी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर ले। अगर आपको कोई शिकायत पहुंच रही है, वहाँ नमाज पढ़ने वाले आके मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट का कर रहे हैं, या जो नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम साहब उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन आ रही है, तो वक्फ बोर्ड चूँकि मसाजिद जो हैं या कब्रिस्तान जो हैं वो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में होते हैं, चैरिटी कमिश्नर में हैं अगर, तो वो डीम वक्फ कहलाते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं। वो चाहिए ये था कि वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर नोटिस सर्व करते तमाम ट्रस्टीज़ को, और वो चार्जेस, जिस चार्जेस की बिना पर वो टेक ओवर कर रहा है वो उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने इन तमाम लीगल प्रोसेस को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके नोटिस सर्व कर दिया है। अभी वकील साहब ने आपको सारी डिटेल्स उसके बारे में बताई है। तो ये एक को गैर कानूनी बात है। या तो बोर्ड मेंबर्स के प्रेशर में आके सीईओ ने इसको जारी किया है। तो इसका मतलब तो ये है बोर्ड मेंबर ज़्यादा सब सुन्नी है? देखिए, मैं सुन्नी और शिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये देवबंदी और बरेली सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर की बात कर रहा हूँ उस पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने मेंबर्स हैं बोर्ड के, उन सब ने तो साइन किया नहीं है रेजोल्यूशन पर। रेजोल्यूशन उन सब ने साइन तो किया नहीं है। तो सवाल ये है कि ये रेजोल्यूशन किस बिना पर पास हुआ, इसका बेस क्या है? अगर कोई कंप्लेन है तो नोटिस दे के इनको बुला के इनसे क्वेश्चन, सवाल जवाब करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वकील साहब खुद उसके ट्रस्टी हैं, इनसे बेहतर कौन सूरत हाल को समझ सकता है। ये एक तरफा फैसला है और इस फैसले के खिलाफ इनको जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। आवाम से क्या अपील करना चाहिए? आवाम से ये अपील हम कर रहे हैं कि हालात के तहत ऐसा कोई अमल ना करें कि आपस में फितना और फसाद पैदा हो जाए। जब आपको मालूम है कि एक मसलक के लोग यहाँ नमाज पढ़, देखिए मस्जिद किसी की नहीं होती, न सुन्नी को होती न शिया की होती है, लेकिन इसलिए नाम ले लिया जाता है कि भाई ये मुग़ल मस्जिद शियों की है, शिया अपने लिहाज से आके इबादत करते हैं। ये बरेलवी हजरात की है, वो अपने यहाँ आते हैं, उनके यहाँ सलातो सलाम है। ये देवबंदी हजरात की है, वो अपने लिहाज से पढ़ते हैं। तो जब ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे सामने, ये कोई कानून नहीं है, ये हमारी आपस की मसलकी अंडरस्टैंडिंग है। जब आपको मालूम है कि ये चीज़ चली आ रही है और इसमें देवबंदी मसलक के लोग नमाज अदा कर रहे हैं, हालांकि इनके यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी भी मसलक में भी जाके पढ़ सकता हूँ उसमें,
ना हमारे यहाँ कोई पाबंदी है, ना और किसी मस्जिद में ये कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट जब उनके हाथ में आ रही है और उसकी बुनियाद रखने वाला जो वाकिफ है, मंशाए वाकिफ क्या है, ये एक अहम चीज है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जिसने वक्फ किया है उसका मंशा क्या था। कौन देखेगा? जो लोग अवाम है, देख देख के तो सब तो ट्रस्ट डीड में है उसका। इसको फैसला कौन करेगा सर? देखिए अब फैसला जो इसका है, फैसला तो आप देखिए 1936 से 52 से चला आ रहा है अभी तक। जी हाँ चल रहा है। देखिए कौन करेगा? कोर्ट कौन बताएगा कोर्ट कि आप सही हो, गलत हो? नहीं, कौन कोर्ट बताएगा देखिए कि किसी को नहीं? कौम में चाहिए तो ये कि जो बड़े हैं, उलमा हैं कौम के, उलमा की बात कर रहा हूँ, बेचारे जो मुसल्लिन नहीं, हर मसलक के, उनको उनको ये कहना चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछ रहा नहीं आप हूं। डायरेक्ट मगर कोई, हालात ये है, जी जी आपने उलमा का नाम लिया तो सब में पहले मुझे पूछना पड़ता है कि कौन से मसलक के उलमा से बात करें। तो अब ये बताइए, ये जो जैसे उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ नहीं जाती, उन्होंने कहा है कि जैसे उन्होंने कहा है कि मसलक के उलमाओं से बात करें, तो किस मसलक के उलमाओं की बात करें? यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ को डिवाइड कर दी जा रही है। यहाँ भारी ताकत से क्या लड़ा जाएगा जब अपने ही में इत्तेफाक नहीं है? आप मस्जिद देखिए आधे से ज़्यादा खाली रहती है, मगर फिर भी वहाँ परचम लहराना है। जहाँ मस्जिदें टूट रही है, जहाँ मस्जिदें जल रही है, वहाँ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, गलत नहीं बता। फरीद भाई आपको भी पता होगा कितने केसेस आते हैं, कहाँ कौन कौन से गाँव से केसेस आते हैं, कौन कौन से गांव के केसेस यहाँ पर आते हैं, अपने पास आते हैं, आपके पास आते हैं। तो क्या माहौल चल रहा है? कौन समझाएगा, कौन किसकी बात सुनेगा और कौन कौन से तबके को समझाएगा? मौलाना साहब से बात करते हैं। ये हमारे बरेलवी तबके के मौलाना है, हमारे बोल रहा हूँ मौलाना अनीस अहमद साहब। एक मिनट, जी क्या कहना है? कौन कौन से उलमा के पास जाए? सुन्नी के पास जाए, देवबंदी के पास जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सुन्नी देवबंदी के पास जाए, देवबंदी सुन्नी के पास जाए? पॉसिबल है। जो मेहनत हम लोगों ने पिछले 20 सालों में ख़ास तौर पर महाराष्ट्र और मुंबई में की है, पॉसिबल है कि एक दूसरे से मिल बैठ करके इस मसले को हल किया जाए। और हल होने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि बताया गया कि 11 मसाजिद हैं माहिम में, और उसमें से एक मस्जिद देवबंदी मसलक के मानने वालों की है, और उस पर जो ये बखेड़ा खड़ा किया गया है आज के मौजूदा वक्त में, तो मैंने अभी कुछ जुमले कहे थे, आपसे भी कहता हूँ कि मुल्क का जो आखिरी अनपढ़ आदमी होगा, मुसलमान आखिरी अनपढ़ आदमी जिसको कुछ मालूमात नहीं है, उससे भी आप जाकर के पूछेंगे तो इस लड़ाई को आज वो दिल से नापसंद करता है कि ये नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा इंसान जो बिल्कुल अनपढ़ है वो नापसंद करता है, तो ये तो मेट्रोपॉलिटन शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं पढ़े लिखे हैं तो सुनने वाले लोग हैं, है ना, उनको दीन की असल पता है। तो ये झगड़ा यहाँ कैसे पसंद किया जाएगा? बिल्कुल आप आवाम में अगर जाकर के पूछेंगे और इस तरीके से कैमरा लेकर के पूछेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ एक सिंगल आदमी आपको नहीं मिलेगा कि जो इस झगड़े को पसंद करते हुए कहीं नहीं वो कहे कि नहीं ये मस्जिद मैं बरेलवी हूँ तो मुझे चाहिए, और कोई ये कहे कि फ़लाँ मस्जिद देवबंदियों की है तो मुझे चाहिए। सर हर गली की मस्जिद के पीछे भी ये हो रहा है। आप तो एक मस्जिद बता रहे हो, हर गली हर जगह की मस्जिद के लिए ये हो रहा है। कहा ना, मैंने आपसे कहा है कि आप माइक लेके जाकर के पूछिए। मस्ती करना अलग है। नहीं हम मस्ती नहीं करते सर, हम आपसे भी मस्ती नहीं कर रहे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जी, मस्ती करते हुए बोलना अलग है, और इस कैमरे के हकीकत मसले में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो ये मस्जिद के सामने 50 मस्जिदों में यही चल रहा है, यही मसला। ट्रस्टी जो है वो देवबंदी के है तो ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर ये है तो यहाँ पर है। ये तो हर मस्जिद में हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने देते तो शायद बात मुकम्मल होती। वो ये है कि फिर भी आपकी बात के बाद भी दावा करता हूँ मैं कि आम आदमी इसको पसंद नहीं करता है और नहीं करेगा, है ना। जो लोग ये कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही समाज के दुश्मन हैं या किसी के एजेंट हैं। वो ये मौका ही नहीं है कि मुल्क में किसी शहर में या किसी इलाके में इस तरीके के हालात पैदा किए जाएं। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। अब रही है कानून की बात, जो वक्फ बोर्ड की आपने कही थी, थोड़ी सी मालूमात मुझे भी है, इसलिए कि वो एक हिंदी का लफ्ज़ है भुक्तभोगी मैं भी हूँ वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड के पास आप जाएंगे ना तो आपको वो
जो प्रोसीजर बोला जा रहा है ना, सारे सबूत दिखा देंगे, यहाँ तक के दिखा देंगे कि हमने नोटिस भेजी थी, मुमकिन है वो ये भी दिखा दें, और ये भी दिखा दें कि इंक्वायरी के लिए हमने इंस्पेक्टर अपॉइंट किया था हमारा अपना, और वो गया भी था और उसने वहाँ हालात मालूम किए और आकर के हमको रिपोर्ट दी, जबकि वहीं बैठे बैठे सब तैयारी हो जाती है। वो कोई इंस्पेक्टर जाता नहीं है, सब लेन देन करके सब कुछ हो जाता है, किसी से मुलाकात नहीं करता है। ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी मजम्मत आप कर की चुके जो हैं चीज़ मतलब? लखनऊ वक्फ बोर्ड से थोड़ा सा वास्ता हुआ, तो वहाँ इस तरीके के करप्शन को मैं बहुत करीब से देख के आ रहा हूँ। तो ये मतलब ये कि वहाँ से मुझे खबर लगी कि आदमी आया था और उसने मालूमात की और उसने मस्जिद में बैठ करके जो है वो सारे लोगों से इंटरव्यू लिया, और मैंने जब जा कर के इंस्पेक्टर से खुद मालूमात की और बात की जा कर के, तो पता चला कि वो गया ही नहीं था। आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ, आप बरेली समाज को क्या मैसेज देना चाहते बरेली ही नहीं, सारे मुसलमानों को मैं इस वक्त, शहर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हालात सबके सामने हैं, जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त, ऐसे नाजुक वक्त में ये मसला लेकर के बखेड़ा खड़ा करना, ये न कौम के लिए ठीक है, न मिल्लत के लिए ठीक है, न मुल्क के लिए ठीक है, और ना ही किसी मसलक के लिए ठीक है। जो जहाँ पर है वो खुश असलूबी के साथ अपना काम करे और अपने अकायद पर मजबूती से रहते हुए दूसरे को छेड़ने का काम न करे, और ख़ास तौर पर मस्जिदों वगैरह के ऐसे मामलात में जो है इस वक्त ऐसे मसाइल खड़ा करना ये नामुनासिब चीज़ है। मैं हैं? ऐसा नहीं हो सकता हसद के एक इंटरनल टीम बन जाए अब बरेली की, देवबंदी की, और जो जिस अहले हदीस है वो एक इंटरनल कमेटी बन जाए और ऐसे मसलों को वो लोग कुछ पास करे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, और अगर नहीं है ऐसा तो होना चाहिए। हम लोग चूँकि अमन कमेटी से मिल करके पिछले 10-15 सालों से ख़ास यही काम ही कर रहे हैं, और यही वजह है कि सालों के बाद में ये एक मसला अभी जो है बदकिस्मती से हमारे सामने आया है। कोशिश यही होगी आइंदा दिनों में कि इसको अच्छी तरीके से हम लोग जो है केयर करने की और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। सभी से अपील है, आवाम जो है इस मामले में किसी के बहकावे में ना आए और अपने अपने मसालिक पर मजबूती से रहते हुए अपनी अपनी मस्जिदों में अमल करें। किसी मस्जिद और किसी मदरसे वगैरह के बारे में इस तरीके की बात ना छेड़ी जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।